नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम T20 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ करके प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, आरओए आरओ जैसे किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए या फिर यूपीएससी के भी किसी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन सभी के लिए एनसीईआरटी चैनल पे कवर की जा रही है। आप सभी लोग इससे जुड़ करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी तक जो सीरीज़ चल रही थी वो ज्योग्राफी की चल रही थी। हम लोग ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं कुछ भी पढ़ने की, जैसे जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना इजी है, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक वो भी बेसिकली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लो लेवल से लेकर के अपर तक जा सकते हैं। तो एनसीईआरटी आपका बेस बनाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन वीडियो से जुड़ करके हेल्प ले सकते हैं। आगे टेस्ट सीरीज़ भी मैं स्टार्ट करूँगी तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अब एक नया सेशन जो आपके लिए आने वाला है वो हिस्ट्री का आता रहेगा। तो सबसे पहले 6th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री की, जो कि प्राचीन भारत है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे इतिहास के बारे में, और यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। रिसेंट पेपर ट्रेंड्स अगर आप लोग देखेंगे कि कैसा प्रश्न पत्र आ रहा है तो उसमें पाएंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं अब एनसीईआरटी से लिए जा रहे हैं। तो बेसिक अपना मजबूत करना है तो सभी लोग सबसे पहले एनसीईआरटी स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जब कंटेंट कवर हो जाता है तो और बुक कवर की जाएंगी। तो इतिहास में पहली बुक के 6th क्लास की एनसीईआरटी है और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसका। इस एनसीईआरटी में टोटल 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर्स इसमें हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए, अगर हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो इतिहास क्या है। इतिहास में हम मानव के विकास के बारे में जानते हैं, जो पहले घटित हो चुका है उनके बारे में जानते हैं। लेकिन हमें पता कैसे चलता है, आखिर इतिहास है क्या, सबसे पहले तो यही जानना है। और कब कैसे क्या क्या हुआ उसको भी हमें जानना है। तो मानव का विकास कैसे कैसे शुरू हुआ ये हमें इतिहासकार बताते हैं। किस माध्यम से बताते हैं, किसी न किसी साक्ष्य के माध्यम से बताते हैं। तो साक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं वो आज हम इसमें सीखेंगे। जैसे कि कोई लिखित पांडुलिपि मिल गई, भोजपत्र पे पहले लिखी जाती थी, अभी तक नहीं रह गई है, तो कुछ सिक्के होंगे। अभिलेख मिलेंगे। देखिए, अभिलेख लंबे समय तक रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपघटित नहीं होते। लेकिन भोजपत्र या बाकी चीज़ें अगर देखी जाए वो मुश्किल है कि अभी तक मिल पाएँ और अवशेष उनके बचे हों। अगर उनको सुरक्षित नहीं रखा गया है तो सुरक्षित रखे गए हैं तो काफ़ी लंबे समय तक हम उनको देख सकते हैं। बट बाकी चीज़ें अगर देखें तो इन्हीं के साक्ष्यों पे पुरातत्वविद हैं जो वो इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को निर्मित करते हैं। मतलब इतिहास एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि हम देख रहे हैं तो हमें पहले पता चल गया क्या क्या हो रहा था, बस एक कल्पना मात्र है। इतिहासकार क्या बताना चाह रहा है उसी के माध्यम से हम समझते हैं। आज इस जो पाठ में हम लोग पढ़ेंगे वो यही बेसिक जानकारी लेने वाले हैं कि इतिहास क्या है, कब कैसे कहाँ पे क्या हुआ, लोग कैसे कहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं, कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, और सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर हम इन सब बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत मतलब इतिहास, पुराने समय की बातें। तो पुराने समय में जैसे लोग क्या खाया करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा जीवन व्यतीत करते थे, कैसे घरों में रहते थे, ये सब जानकारी हमें इतिहास से ही मिलती है। तो इतिहास में अगर हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। हम आखेटक क्या होता है इस शब्द को नोट करते चलिएगा। देखिए, जो भी बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो नोट्स बनाते चले, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए आप अपने, जिस पे भी मैं जो पॉइंट बोलती जाऊंगी आप वो नोट कर लीजिएगा। तो आखेटक मतलब जो शिकारी होते थे, किसी पशु को या कुछ मार करके वो अपना खाना पूर्ति करते थे, खाने की पूर्ति करते थे। ऐसे लोग खाना बदोश जीवन भी व्यतीत करते थे, बंजारा जिसे बोलते हैं। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। अतीत हमें क्या करता है, इन सभी की जानकारी हमें प्रस्तुत करता है, ठीक है। अब इससे हम इतना ही नहीं जान सकते, और भी चीज़ें जान सकते हैं कि जैसे कौन से खेल हुआ करते थे। अभी देखिए, आज भी जो समय चल रहा है, अगर कुछ समय बाद कोई जानना चाहेगा तो वो क्या होगा, हमारा इतिहास बन चुका होगा।
आज आप देखते हैं कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया और ये सब अवेलेबल है, मोबाइल और ये सब चीज़ें आ गई हैं, तो इतिहास को जानना ईजी है। पहले के समय में ये सब नहीं होता था। पहले के समय में अगर कुछ चीज़ें देखिए, कुछ शहरी जीवन भी आए थे, लेकिन उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। पुरातत्वविद जो हैं उनसे जो खुदाई या जो अवशेष मिले हैं, उन्हीं के आधार पर इतिहासकार हमें प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसा जीवन रहा होगा। कल्पना करते हैं एग्जैक्टली, तो उन्हें भी वास्तविकता तो उन्हें भी नहीं पता कि कैसा जीवन था, क्या हो रहा था। तो हमें सिर्फ जानकारी लेनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। आगे शुरू करते हैं, आगे और पढ़ते हैं। सबसे पहली बात इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसी पॉइंट को हम लोग नोट करते हुए चलेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। तो कुछ जगह हैं मानचित्र पे दिखाई गई हैं, और मानचित्र के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगी और आप जान पाएंगे कि लोग कहाँ कहाँ रहते थे, शुरुआती जीवन कहाँ से शुरू हुआ। तो इसमें मानचित्र में हमें देखना है सबसे पहले नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी के पास कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। पॉइंट नोट करना है कि नर्मदा नदी के पास रहने वाले जो लोग थे वो कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। वो भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी किया करते थे। आखेट मतलब शिकार। सबसे पहले मैप देखते हैं। हमें एक मैप दिया गया है, और देखिए ज्योग्राफी की भी नॉलेज होना ज़रूरी है। नहीं है तो ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, भूगोल भी आप साथ में पढ़ते चलिए, क्योंकि मैपिंग के साथ अगर आप इतिहास सीख रहे हैं तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे मैप के साथ। तो अभी हमें बताया गया, पहला पॉइंट है हमारा कि नर्मदा नदी के पास, ये देखिए नर्मदा नदी है ना। अब इसके पास का जो विंध्य वाला क्षेत्र है, यहाँ की बात की जा रही है। यहाँ पे लोग क्या करते थे, यहाँ के लोग सबसे पहले तो क्या था कि आखेट की तरह रहते थे, कुशल संग्राहक थे। संग्राहक क्यों थे? देखो यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नर्मदा और तापी के बीच विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। मतलब कैसा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे जो लोग रहते होंगे, अब यहाँ पर जंगल भी होंगे, तो कुशल संग्राहक कैसे होंगे? पेड़ की जड़ों से, फलों से और इन सब चीज़ों से क्या करेंगे? अपना भोजन संग्रह कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आखेट करेंगे, बंजारा जीवन जिएंगे। आखेट मतलब शिकार भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमेशा के लिए एक ही जगह बस कर नहीं रह पाएंगे। क्या करेंगे? अपना बंजारा जीवन व्यतीत करेंगे। जैसे यहाँ पर क्योंकि मैदानी क्षेत्र है नहीं और एक ही जगह वो लोग रह नहीं सकते, तो जंगल में कभी यहाँ पर कभी अलग जगह पर जाकर, ऐसे ही विंध्य क्षेत्र के जो लोग थे जो काफ़ी पुराने यहाँ नर्मदा नदी के पास रह रहे हैं, वो क्या करेंगे? पेड़ पौधों से अपने भोजन को एकत्रित करेंगे, प्लस शिकार भी करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? नर्मदा नदी के पास जो लोग रहते थे वो पेड़ पौधों से, जड़ों से, फलों से, इन सब से अपना भोजन ग्रहण करते थे, संग्रह कर लेते थे, और जानवरों का आखेट भी क्या करते थे। पहला पॉइंट हो गया। अब हमें देखना है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। ये देखिए पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। भारत पहले काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, अब जो विभाजन हो गया उससे पहले की ही बात की जा रही है, आज से काफ़ी हज़ारों लाखों साल पहले की बात है। तो ये पाकिस्तान की जो आप देख रहे हैं यहाँ पे किरथर और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ यहाँ पर आपको दिख रही हैं, इस वाले एरिया की अगर बात करें, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोग कैसे रहते थे, कैसा जीवन व्यतीत करते थे, वो हमें जानना है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, समय नोट कर लीजिए, लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को उपजाना शुरू किया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले गेहूं और जौ का उत्पादन कब हुआ? तो समय देख लीजिए, लगभग 8000 वर्ष पूर्व। और कौन सी फसल सबसे पहले उगाई गई? तो गेहूं और जौ थी। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। अब यहाँ पर क्यों ये लोग ऐसी फसल उगाए? देखो हम लोग भूगोल के साथ साथ इतिहास को भी जान सकते हैं। कैसे? यहाँ पे मैंने बताया नर्मदा नदी के पास पेड़ पौधों से, जड़ों से भोजन एकत्र कर लेते थे, फलों से एकत्र कर लेते थे, या फिर शिकार करते थे। क्योंकि यहाँ पे कोई मैदानी भाग नहीं है जो यहाँ पर वो कृषि करें। लेकिन किरथर और सुलेमान के पास की अगर यहाँ पे देखेंगे तो सिंधु नदी का क्षेत्र है, और यहाँ पर मैदान बहुत अच्छे मिल जाएंगे। और अगर मैदान मिलेंगे तो कृषि कर सकते हैं। कृषि करेंगे तो क्या यहाँ पर उगाएंगे? गेहूँ और जौ के लिए अच्छा यहाँ पे उत्पादन हो सकता है। तो किरथर और सुलेमान जो कि उत्तर पश्चिम दिशा में है,
भारत में पाकिस्तान के पास आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लोगों ने क्या उगाया, गेहूं और जौ की फसल उपजाई। ठीक है, अब मैदानी क्षेत्र है, गेहूं और जौ फसल उपजा रहे हैं। अब यहाँ पर वो आसानी से क्या कर सकते हैं, पालतू पशु भी रख सकते हैं। देखो कृषि कर रहे हैं तो गाय बैल ऐसे पशु होंगे उनके पास, पालतू बनाएंगे, भेड़ बकरी रहेगी, क्यों भाई, दूध का भी उत्पादन देखे धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। ये लोग गाँवों में रहते थे, यहाँ का जीवन कैसा था, गाँव वाला था। क्यों, क्योंकि कृषि, देखिए कृषि क्षेत्र ज़्यादातर आप गाँव वाला एरिया ही देख पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट आपको सबसे इम्पोर्टेंट पता चला क्या है वो, कि किरथर सुलेमान के पास जो लोग रहते थे 8000 वर्ष पूर्व, सबसे पहले उन्होंने गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया। उसके साथ साथ ये क्या करते थे, पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिए थे, जैसे भेड़ बकरी गाय बैल आदि। आप ये पॉइंट नोट करते चलिए, पहला नर्मदा वाला पॉइंट है, दूसरा ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब तीसरी जगह हमें देखना है। अब उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ। देखिए जब हम लोग पढ़ रहे थे अभी भूगोल की क्लास भी देखिए आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि प्राकृतिक जो विभाजन है भारत का उसको जान पाएंगे, क्षेत्रों को जान पाएंगे भारत के। तो गारो, अगर गारो खासी जयंतिया आपने मेघालय में पढ़ी होंगी पहाड़ियाँ, तो ये जो गारो वाला क्षेत्र है यहाँ की बात की जा रही है। और बोला गया है मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ, मध्य भारत का ये जो विंध्य की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है यहाँ की बात की जा रही है। यहाँ पे देखते हैं, ये कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर कृषि का विकास हुआ। ठीक है, दूसरी जगह बात हो रही है जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। देखिए सबसे पहले विंध्य के उत्तर में। ठीक है, दूसरा ये गारो खासी जयंतिया वाला क्षेत्र, ठीक है, मेघालय वाला। अभी भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम लोग उत्तर पूर्व क्षेत्र की बात करें, मेघालय और इन जगहों पे गारो वाली पहाड़ियों के क्षेत्र में बात करें तो बारिश ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और जहाँ पर पानी की पूर्ति ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पर कैसी फसल उगाई जाती, चावल उगाई जाती है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता था कि ऐसे क्षेत्र पे सबसे पहले क्या उपजाया गया था, चावल, विंध्य के उत्तर में। ठीक है, यहाँ पे नदियाँ हैं, गंगा नदी का क्षेत्र, ये सब देखेंगे आप उत्तर में। तो यहाँ पर भी तो आप देखेंगे पानी की उपलब्धता ज़्यादा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेघालय वाले पास में आज भी पानी की उपलब्धता ज़्यादा है। तो चावल का सबसे पहले उत्पादन कहाँ किया गया, गारो पहाड़ियों के पास में। ठीक है, गारो वाले क्षेत्र में जो कि उत्तर पूर्व में है और मध्य भारत में। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपने याद कर लिए होंगे। अब आगे की बात करते हैं। चौथा है, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदी पता लगानी है हमें। सहायक नदियाँ अभी हमने भूगोल में भी पढ़ा था, साथ में यहाँ भी समझ लीजिए। देखिए एक कोई मुख्य नदी होती है, उस मुख्य नदी से क्या होती है, बहुत सी धाराएं, नदियों की धाराएं आकर के मिलती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, वो सहायक नदियाँ कहलाएंगी। और एक मुख्य नदी होगी। तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। देखो सबसे पहले सिंधु और इसकी सहायक नदियां हम लोग मानचित्र पर देख लेते हैं। ये देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था भूगोल में कि कौन कौन सी नदियां हैं सिंधु की सहायक नदियां, है ना। तो एक मुख्य नदी है कौन सी, वो है सिंधु। ये रही सिंधु नदी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, ये है सिंधु नदी। ठीक, अब सिंधु नदी से बहुत सी, देखिए इधर से, और ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज ऐसी नदियाँ आकर के मिल रही हैं। अब यहाँ वाले क्षेत्र की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के पास का क्षेत्र। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 4700 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है। आरंभिक नगर, अभी तक हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि यहाँ पर गांव बस रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या बात की जा रही है, आरंभिक नगर। देखिए नगर भी वहीं पे फलेंगे फूलेंगे जहाँ पे धीरे धीरे व्यापार शुरू हो जाएगा। नदियाँ हैं तो उनके क्षेत्र में क्या होगा, व्यापार अच्छे से हो पाएगा, लोगों का आपस में लेन देन अच्छे से हो पाएगा। तो सिंधु और उसकी जो सहायक नदी है इसके पास अगर बात करें तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व आप देखेंगे आरंभिक नगर भी देखने को मिलते हैं। आपको सिंधु घाटी सभ्यता याद होगी। ठीक है, तो वो नगरीय ही सभ्यता थी। और कहाँ पर वो फली फूली, सिंधु नदी के पास में। तो सिंधु नदी का जो क्षेत्र है वो आरंभिक नगर यहाँ पर ही सबसे पहले देखने को मिलते हैं।
मानचित्र की सहायता से आप पूरी तरह से समझते चल रहे हैं। छोटे छोटे नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, मेरे साथ ही एनसीईआरटी कवर करते चलिए। तो ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया। ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के पास लगभग 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है। समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब देखने को मिलता है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। अब अच्छा ये बताओ, समुद्र के तटवर्ती इलाके होंगे तो नगर क्यों फलेंगे फूलेंगे? वहाँ पर क्या होगा? व्यापार अच्छे से हो पाएगा, लोगों में लेन देन अच्छे से हो पाएगा, और इसके साक्ष्य भी हमें मिले हैं। इससे पता लगता है कि नदियों के किनारे धीरे धीरे शहर बसना स्टार्ट हो गए, क्योंकि वो केवल कृषि पे ही नहीं डिपेंडेंट होंगे, वो क्या करेंगे? व्यापार भी करेंगे आपस में। अब हमें आगे पढ़ना है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये है गंगा नदी क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सोन नदी आ रहा है ना, सोन नदी आ रही है, यहाँ पे मिल रही है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सोन नदी जो है वो किस दिशा से आकर के गंगा में मिलती है, ठीक है, किस तट से आकर के गंगा में मिलती है, ठीक है। और आप सभी को ये भी कमेंट करके बताना है कि कौन कौन सी नदियाँ बाएं तरफ से आकर के गंगा नदी से मिलती हैं और कौन से दाएं तट से आकर के मिलती हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सोन नदी के पास का एरिया, ठीक है। गंगा नदी और गंगा के पास जो ये सोन नदी वाला एरिया है, यहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या जानकारी दी गई है वो देख लेते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो प्राचीन क्षेत्र है, प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। देखिए हम लोगों ने महाजनपद पढ़े हैं, उसमें सबसे शक्तिशाली मगध ही जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। तो सोन नदी के पास आपको पता है कौन सा था? मगध क्षेत्र था, जो सबसे शक्तिशाली था। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए संभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरों के विचारों को जानने का अवसर मिला। देखिए आखेटक जीवन था, हर जगह भोजन भी नहीं मिलता था, लोग एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते थे, इधर उधर आया जाया करते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे सभ्यताओं का विकास हुआ, आपस में मेल जोल स्टार्ट हुआ, लोगों ने एक दूसरे को जानने लगे। ओके, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अच्छा ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आप सभी लोग आंसर कीजिए क्यों यात्राएं करते हैं। कुछ लोग अच्छी प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए करते हैं, कुछ लोग मिलने के लिए करते हैं, आने जाने के लिए करते हैं, ऐसी चीज़ें हैं। आप भी बताइए किस लिए करते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। आप देखेंगे कि शुरुआत में हिमालय पर्वत है, पश्चिम घाट है, पूर्वी घाट है, गारो खासी जयंती, इधर कुछ पहाड़ियाँ हैं, डाफला, मिरी, मिसमी, अबोर, है ना, उत्तर पूर्वी तरफ देखते हैं तो यही सब पर्वत पहाड़ियाँ हैं। समुद्र हैं, बंगाल की खाड़ी है, देखिए हिंद महासागर है, नीचे अरब सागर है। तो एक उपमहाद्वीप का निर्माण होता है भारत का, जो कि प्राकृतिक सीमा अपने आप निर्धारित हो जाती है। आप मैप में भी देख सकते हैं, उससे भी पता लगा सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है वो भूगोल वाली क्लास से ये चीज़ कवर कर सकते हैं। और जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और वहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देखिए ये सब इतिहास में कैसे क्या हो रहा है, सबकी जानकारी हमें पुराने साक्ष्यों से ही मिलती है। इतिहासकार हमें बता रहा है कि कैसे कैसे लोग दूर से यहाँ तक आया करते थे, कैसे पता चला, साक्ष्य मिले हैं। कोई सिक्का मिला होगा, आपस में व्यापार हुआ है ना, या कहीं पे लिखित कोई चिन्ह मिला है हमें, जिससे पता चलता है कि उनके भी चिन्ह ऐसे हैं, हमारे भी ऐसे हैं, तो आपस में मिले होंगे, है ना।
तो इन्हीं सब चीज़ों से हम लोग को पता चलता है। लोगों ने संगीत भी तराशा, इतिहासकार देखिए जो राजा महाराजा रहते थे वो अपने दरबार में किसी न किसी कवि या लेखक को रखते थे, वो इतिहास लिखते थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इतिहास को समझते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह क्या होता है, आपस में मेल मिलाप शुरू होता है, संगीत की रचना, भाषाओं की रचना, उनकी लिपि की रचना, ऐसे ऐसे शुरुआत होती है। अब आगे हम बात करते हैं भारत देश के नाम की। पिछले भाग में हमने क्या पढ़ा इस पहले चैप्टर में कि लोग कहाँ रहते थे, किस किस जगह पे उनका विकास हुआ, कैसा जीवन व्यतीत करते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लिख जरूर लीजिए। अब बात आती है कि जो हमारे भारत का नाम है, कैसे भारत पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा, इंडिया पड़ा, या क्या क्या नाम हैं इसके, ये हमें इतिहास से ही पता चलता है कि कैसे कैसे इंडिया या फिर भारतवर्ष नाम पड़ा हमारे ये उपमहाद्वीप का। तो पढ़ते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। ईरान और यूनान को हमें पता लगाना है मैप में, मैं मैप में आपको दिखा दूंगी, आप लोग खुद भी थोड़ा थोड़ा सर्च कर सकते हैं। तो ईरान और यूनान के लोग यहाँ पे आए थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा, हिंदोस या इंडोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, बाद में यह प्रयोग देश के लिए होने लगा। सबसे पहले समझते हैं कि ऋग्वेद में भरत नाम तो पहले से उल्लिखित है, 3500 वर्ष पुरानी बात है, वहाँ पर नाम लिखा था। लेकिन सिंधु नदी को पार करके क्या होता था, जैसे ये हमारा भारत क्षेत्र है, ठीक है, बहुत बड़ा विस्तार था पहले इसका, और यहाँ पर ईरानी और यूनानी लोग हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, एक नदी पार करके आ रहे हैं। कौन सी, सिंधु, सबसे बड़ी नदी कौन सी पार करके आ रहे हैं, सिंधु नदी पार कर रहे हैं। और वो उनको क्या लगता था, बड़ी महान सी नदी है, तो वो लोग बताया करते थे कि सिंधु नदी पार की, लेकिन वो सिंधु नहीं, सा नहीं शब्द यूज़ करते थे, वो हा शब्द इसकी जगह पे यूज़ करते थे, हिंदूस। तो वो हिंदू बोला करते थे, हिंदू नदी, और वहाँ के रहने वाले लोग हिंदोस, ठीक है, हिंदू लोग हिंदोस पार करके आते थे वो लोग। लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेज आए तो उन्होंने हा को क्या कर दिया, ई, इंडोस, तो उन्होंने इंडस रिवर रख दिया किसका, सिंधु नदी का नाम, और यहाँ पर रहने वाले लोग इंडीज़ क्या हो गए, इंडियन। ठीक है, इसी तरह धीरे धीरे भारत का नाम पड़ा। ठीक है, तो भारत के नाम कौन कौन से हैं, जम्बू द्वीप है, भारतवर्ष है, भारत है, हिंदुस्तान है ना, इंडिया है। अभी जब सबसे ज़्यादा नाम क्या यूज़ होता है, हिंदुस्तान हो गया, भारत हो गया और इंडिया हो गया, 3 नाम इस समय बहुत यूज़ होते हैं। तो नाम के बारे में तो आप इतिहास ज़रूर याद रखिए, क्योंकि आप भारत में रह रहे हैं और आपको अपने भारत के नाम का इतिहास ज़रूर पता होना चाहिए। अब अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं, मैंने अभी पिछली बात भी आपको क्या बताया, साक्ष्य मिले हैं, कुछ ना कुछ साक्ष्य रहे हैं, पुरातत्वविद ने कुछ खुदाई की, उनको साक्ष्य मिले, उसी के आधार पर इतिहास बन गया। इतिहासकार हमें जैसा इतिहास दिखाना चाह रहे हैं, हम वैसी ही कल्पना कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि कैसा था। अभी आज मान लो हमारी जो सभ्यता पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और इसके बाद एक नई सभ्यता आ जाए, तो कैसे, जो खुदाई होगी उसी से तो पता लगाएंगे कि कैसा जीवन था। जैसी धातुएं मिलेंगी वैसा बताएंगे, ऐसी धातुओं से वो लोग परिचित थे, है ना। अभी कोई यंत्र मिलेगा, मोबाइल वगैरह, अगर कुछ थोड़ा बहुत बचा रह जाएगा तो क्या कहेंगे, वो कोई इलेक्ट्रिक या विद्युत यंत्र भी यूज़ करते थे, अगर उन्हें जानकारी होगी, है ना। नलकूप वगैरह को बताएंगे, पानी के लिए उन्होंने अच्छे से मशीनी यंत्र यूज़ कर रखे थे, उन्हें भी नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा था, क्योंकि सभ्यता तो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी। इसी तरह हमारे भी इतिहास की बात है, कोई मोबाइल और वीडियोग्राफी तो होती नहीं थी कि हमको पता चल जाए, तो कैसे कैसे पता चलेगा, वो धीरे धीरे जो इतिहास में हमें साक्ष्य मिलेंगे उसी के आधार पर हम जान पाएंगे। कैसे जानेंगे, इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। अब इतिहास में जो भी पुस्तक लगी हैं, हाथ मिलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पांडुलिपि। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे, अतीत के बारे में कैसे जानते हैं, तो पहला आप पॉइंट डाल लीजिए, किसे, पांडुलिपि। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स में एक एक पॉइंट बनाते चलिए, शॉर्ट्स नोट बनाते चलिए।
तो पांडुलिपि, अंग्रेजी में पांडुलिपि को हम क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। ये लैटिन शब्द है मेन्यू, ठीक है, उसी से मतलब हाथ से निकला है, जो हाथ से लिखित होते थे। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में एक भुर्ज नामक पेड़ था, इसीलिए उसके छाल पर लिखा, छाल से विशेष तरह का तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता था, इसीलिए इसको भोजपत्र, भुर्ज नामक पेड़ की छाल पे था एक विशेष तरीके का, कि आप उसके पत्ते बोल सकते हैं, उस पर लिखा जाता था। तो ये पांडुलिपियाँ किस पे, ताड़ पत्रों पे या फिर भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पहला पॉइंट क्या हो गया, हमें इतिहास के बारे में जानकारी किससे मिलती है, पांडुलिपियों से मिलती है। एक पांडुलिपि का चित्र देखिए हमें दिया गया है एनसीईआरटी के बुक में। यहाँ पर आप देखेंगे एक विशेष तरह के चित्र बने हुए, निशान बने हुए, या उनकी लिपि आप बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और पहले क्या करते थे लोग, संस्कृत में, या सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, या उससे भी पहले की बात करें तो क्या करते थे, कुछ ना कुछ चिन्ह बनाते थे। अभी आज भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या है, सही कोई चीज़ होती है तो कैसा टिक लगाते हैं, सही का लगा देते हैं, गलत होता है ऐसा रॉन्ग का टिक लगा देते हैं। कैसे, इसका मतलब ये तो नहीं पता ना किसी को कि ये राइट और रॉन्ग होता, क्यों होता, हमें कैसे पता है, बहुत समय से हम ऐसे चिन्ह यूज़ करते चले आ रहे हैं, इसीलिए हमें पता चलता है। तो अगर कोई सभ्यता रही होगी तो वो बहुत टाइम से एक ही तरह की लिपि या चिन्ह का प्रयोग कर रही होगी। जैसे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उसमें भाव चित्रात्मक लिपि है, लेकिन वहाँ के लोग तो समझते थे ना, या उसके समकालीन जो सभ्यता थी वो भी समझती थी। क्यों समझती थी, क्योंकि वो बहुत समय से उसी तरह के चिन्ह का प्रयोग कर रहे थे। ऐसे ही आप देखेंगे भोजपत्र को भी पढ़ने की कोशिश की गई है, इसमें भी संस्कृत में जो रिटर्न है उनके बारे में हमें साक्ष्य इन्हीं से मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर पांडुलिपि है किसी भोजपत्र में लिखी होगी या ऐसे, तो हमारे यहाँ क्या, आपने अगर बायो पढ़ी है, जीव विज्ञान पढ़ी है, या फिर कोई जंतु या जानवर मर जाता तो आप देखते हैं कुछ समय बाद वो अपघटित हो जाता है। ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। ऐसे जो पांडुलिपि हैं उनको या तो पहले किसी कीड़ों ने खा लिया होगा, भी इतना लंबा समय हो चुका है तो कुछ तो हुआ होगा, या फिर जो कुछ उपलब्ध भी हैं तो उन्हें हमने क्या क्या रखा है, संरक्षित कर रखा है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राज्यों के जीवन, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा हमें मिलती है। अब ये पांडुलिपियाँ क्या होती थी, जैसे किसी दवा या चिकित्सा का आविष्कार हुआ तो उसी पांडुलिपि में उसमें लिख दिया गया, पांडुलिपि के जरिए से या भोजपत्र पे लिख दिया गया। जो भी बची हुई हैं मंदिरों से वो हमें मिल जाती है कहीं कहीं जगहों से, सारी अभी तक नहीं बची होंगी क्योंकि इतना लंबा समय हो गया है और अपघटित हो चुकी होंगी। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। आप ये जरूर याद रखिएगा कि पुरानी भाषा जो होगी उसी में ज़्यादातर भोजपत्र मिलेंगे। तो सबसे पुरानी भाषा की बात की जाए संस्कृत होगी, प्राकृत और तमिल में। तो आपसे अगर पूछा जाए सबसे पहला साक्ष्य क्या है, किसके आधार पर हम अतीत को जानते हैं, तो आपने हेडिंग डाल रखी पांडुलिपि, ठीक है। और पांडुलिपियों में क्या होंगे, किस भाषा में मिलेंगे, संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में, है ना। आगे बढ़ते हैं, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पांडुलिपि से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अगले और किस चीज़ों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, वो है अभिलेख। देखिए ये अभी तक आपको सुरक्षित मिल जाएंगे क्योंकि अभिलेख जो है वो लंबे समय तक रहते हैं, ये अपघटित नहीं हो सकते, ठीक है। तो दूसरे आप पॉइंट नोट करेंगे, अभिलेख। अतीत की हमें जानकारी दूसरी किस चीज़ से मिलती है, अभिलेख से। यदि हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। आपने अशोक के भी स्तंभ अभिलेख देखे होंगे, है ना। तो क्या था, उसने पत्थर पे ही तो उत्कीर्ण करवाए थे। ऐसे ही अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण कराए। उदाहरण के लिए प्रायः शासक की लड़ाइयाँ, वो अपनी लड़ाई, अपनी विजय को क्या करते थे, उत्कीर्ण करवाते थे। देखिए हमें एनसीईआरटी में ये एक दिया गया है अभिलेख, और इसमें देखिए चित्र कैसे उत्कीर्ण कराए गए हैं, है ना। तो इससे हमें जानकारी इस कठोर सतह पे मिल जाती है। और यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि क्या क्या दिक्कतें आती होंगी उनको यहाँ पे उत्कीर्ण कराने में। आजकल तो बहुत इजी है, कैसे भी इतनी तरह की मशीनें, इतने उपकरण उपलब्ध हैं कि कैसे भी हम उत्कीर्ण करा सकते हैं। तब क्या
पत्थर यूज़ करते थे, पत्थर से या फिर धातुएं नुकीली करते थे, उनसे उत्कीर्ण करने का कार्य करते थे। देखिए जो ये अभिलेख दिया गया है इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी दी गई है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या है। लगभग 2250 वर्ष पूर्व पुराना यह अभिलेख वर्तमान में कहाँ, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। मैंने भी बताया था ना कि अशोक के बहुत से शिलालेख हमें मिले थे। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर जिन्होंने भी पढ़ रखा है इतिहास, कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस किस भाषा में कहाँ कहाँ पर उपलब्ध हुए हैं, कहाँ कहाँ से खोजे गए हैं। इस शासक के विषय में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब भी हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, किसी न किसी भाषा, एक ध्वनि है जो सार्थक ध्वनि है, उससे मिल करके बने हुए हैं शब्द और उनसे हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो इनकी कैसी भाषा या कौन सी लिपि थी यहाँ पर जो यूज़ की गई अफगानिस्तान में, आप याद रखिए, अरामाइक है और कौन सी, यूनानी है। ठीक है, पहला तो हो गया कि पांडुलिपि मिल रही हैं, दूसरा या तो हमें अभिलेख मिले हैं तो उनसे इतिहास की जानकारी मिलती है। अब इसके अतिरिक्त क्या क्या हो सकता है, इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। अब वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग में लाई जा रही हैं, अगर उनके साक्ष्य मिलते हैं उनके आधार पर भी हम इतिहास को जानते हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए इनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो ये जले रूप में अवशेष हमें मिलते हैं। देखिए इतिहासकार हड्डियों से पता लगा लेते जैसे चिड़िया मछली के वो कैसे खाते थे। जरूरी नहीं वो खाते थे, और खाते भी होंगे, तो इतिहासकार ने कुछ सोच करके ही पुरातत्वविदों के आधार पे बताया है। तो क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं, जैसे कुछ वस्तुएं हमें मिली हैं, उन वस्तुओं में क्या क्या ईंट, पत्थर, या फिर ये देखिए जैसे मृदभांड वगैरह हैं, कैसे ये लोग यूज़ करते थे, या फिर सिक्के हो गए अभी तक बचे हुए हैं। अब आजकल की जैसे नोटें चल रही हैं, हमें इतिहास कैसे पता लगता है कि धीरे धीरे कैसे नोटों में बदलाव हुआ, सिक्कों में क्या बदलाव आया। आप देख रहे होंगे जब हम लोग के माँ बाप का समय था, उससे पहले की पीढ़ियों में अलग तरह के सिक्के चलते थे, आजकल अलग तरह के सिक्के चल रहे हैं। तो उस समय भी कुछ मुहरें यूज़ होती थी अलग अलग तरीके की, उसी के आधार पर हमें जानकारी मिलती है। चलिए इसी को हम बताते हैं आगे। अब यहाँ पे जो हम चित्र देख रहे हैं, सबसे पहला ये एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ है, और इस तरह के पात्रों का प्रयोग, ये जो पात्र है 4700 वर्ष पूर्व होता था। देखिए इन्हीं मृदभांडों के आधार पे हमें कई सभ्यताओं का पता चलता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पन टाइम की, फिर उसके बाद वैदिक काल आता है, वहाँ पर कैसे यूज़ होते थे, इन्हीं के आधार पे हम जानकारी ले सकते हैं। अब फिर आगे दाएं देखते हैं, एक पुराना चांदी का सिक्का हमें दिख रहा है। इसका प्रयोग कब होता था, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, है ना। यहाँ देखिए इसकी चित्र दिए गए हैं। इससे हमें सिक्कों से और वहाँ पर जो प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं थी उनसे भी हमें इतिहास का पता चलता है। देखिए इतिहासकार है क्या, यहाँ पर ये समझाया गया। क्या करते हैं इतिहासकार, पांडुलिपि से, अभिलेखों से, पुरातत्व द्वारा जो जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है उनके आधार पर एक कहानी निर्मित करते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी होती है कि पुराना जीवन कैसे रहा, मानव का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ। ठीक है, इन सब की जानकारी हमें इतिहासकारों की मदद से मिलती है। बहुत से लोग सोचेंगे कि ऐसा इतिहास जैसा वो लोग बता रहे ऐसा होता था या नहीं होता था, तो वो हमें भी नहीं पता, क्योंकि इतिहासकारों ने भी नहीं देखा। वो सिर्फ साक्ष्य के आधार पर एक कहानी निर्मित करते हैं, उन्हीं के आधार पर हम इतिहास बताने की कोशिश करते हैं। अब अगर अतीत की बात करें तो अतीत क्या है, इसका शब्द प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। ऐसा तथ्य जो कि इस ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। जैसे कि
पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, जैसा कि आज भी हम देखते हैं। अब अतीत हमें क्या बता रहा है कि राजा रानी लोग कैसे जीवन व्यतीत करते थे, जो आम जनता थी वो कैसा जीवन व्यतीत करते थे, कैसे आपस में तालमेल बनता था, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, साक्ष्यों के आधार पर ही वो लोग हमें बता पाते हैं, है ना। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। देखिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग सभ्यताएँ थीं, अलग अलग लोग थे। नर्मदा नदी के पास आखेटक लोग रहते थे, बंजारा जीवन जीते थे। फिर अगर हम लोग सुलेमान और किरथर वाली जगह पे देखते हैं, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, वहाँ लोग कृषक और गांव के रूप में रहते थे। फिर बात करते हैं सिंधु नदी क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पे क्या हुआ, नगर की तरह बसने लगे, है ना। और यहाँ पे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी देखेंगे तो यहाँ कृषि हो रही है, गांव बस रहे हैं, चावल उगाया जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अलग अलग जगह पे कैसा कैसा रहन सहन था उन लोगों के लिए। ठीक है, उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल संग्रह के द्वारा करते हैं। इसके विपरीत जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो खाद्य आपूर्ति के लिए व्यक्तियों पर, अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, ऐसा नहीं कि आज ही है ऐसा। जब देखिए प्राकृतिक भिन्नता मिलेगी तो अलग अलग लोग रहेंगे। गेहूँ जो वहाँ उपजा रहे थे, क्यों उपजा रहे थे सुलेमान किरथर के पास, क्योंकि वहाँ पे मैदानी क्षेत्र उपलब्ध था, सिंधु नदी का क्षेत्र था, मैदान भी उपलब्ध था। और नगर क्यों बसे, क्योंकि नदी के पास का एरिया था, तो वहाँ पर व्यापार करने में आसानी होती थी। ऐसे ही कुछ क्षेत्र, अब यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जैसी प्राकृतिक भिन्नता होगी उसी के आधार पर लोग रहते हैं। तो ये बहुत पहले समय से भी ये सब चीज़ें चली आ रही हैं, केवल मानव का विकास हो रहा है धीरे धीरे। प्रकृति अपने आप को बहुत लंबे समय में चेंज करती है, तुरंत बदलाव नहीं होते। अभी जो बदलाव हो रहे हैं वो सब हम लोग की वजह से हो रहे हैं। हम लोग प्रकृति के साथ ऐसा कर ही रहे हैं कि धीरे धीरे प्रकृति अपना रूप बदलती जा रही, पर ऐसा पहले कुछ नहीं था। पहले प्रकृति भी बहुत लंबे समय के बाद हल्का सा परिवर्तन करती थी। तो उसी प्राकृतिक क्षेत्र के आधार पर लोग अलग अलग जीवन व्यतीत किया करते थे। इसकी अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जैसे राजा महाराजा होते थे, आपने पढ़ा हुआ इतिहास में कि अपने दरबारी कवि रखते थे, वो उनके बारे में कविताएं लिखते थे, उनके बारे में प्रशंसा करते थे। अगर कोई उन्होंने विजय प्राप्त की तो उसके बारे में बहुत अच्छा लिखते थे। या फिर हमने बहुत सारी पुस्तकें ऐसी पढ़ी हैं इतिहास में, जैसे चाणक्य की पुस्तक हो गई, मेगस्थनीज की इंडिका हो गई, इसी तरह की बहुत सी पुस्तकों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। कैसा रहन सहन था उनका, इकोनॉमिक क्षेत्र कैसा था, ठीक है, वो अपना मतलब कि कैसे आर्थिक जीवन व्यतीत करते थे, कैसे राजनीतिक जीवन व्यतीत करते थे, इन सब की जानकारी भी हमें उन्हीं इतिहास के, उन्हीं की पुस्तकों से हमें पता चलता है। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरों, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन में जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। देखिए, तब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी। आज क्या है, सब लोग वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, अपना जीवन सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। इतने लोग हैं, सभी के बारे में पता चल रहा है, सभी अपने जीवन का लेखा जोखा कुछ ना कुछ रख रहे हैं। कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है, अपने जीवन के बारे में लिख रहा है, सबका पता चलता है, सबका आधार कार्ड बना हुआ है, सबकी जानकारी है। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था ना। पहले क्या था कि राजा महाराजा तो कवि रखते थे, कोई ना कोई लेखक रखते थे। उनकी विजय हुई, उनके बारे में उन्होंने या तो स्तंभ पे लिखवा दिया, किसी पत्थर पे लिखवा दिया, या पांडुलिपि आप हम लोग पढ़ रहे हैं भोजपत्र पे लिखवाया, प्रशंसा की। या फिर जब कोई जानकारी, चिकित्सा वगैरह, उन्होंने भोजपत्र पे लिखा दिया। लेकिन जो आम जीवन व्यतीत कर रहे हैं लोग, उनके बारे में तो जानकारी नहीं मिल सकती। उनके पास तो कोई कवि लेखक नहीं होता था। अब उनका जीवन हमें कैसे पता चलेगा? सिर्फ राजा महाराजा के जीवन से मानव का विकास तो नहीं पता चलता। उसको पता करना है तो कैसे पता चलेगा? पुरातत्वविद जो हैं वो क्या करेंगे, पुरातात्विक जो स्रोत हैं, जो से अवशेष मिले हैं, जैसे पत्थर हो गए या कोई हड्डी हो गई, या फिर बताया ना कि अगर कोई चीज़ जल गई है और उसके अवशेष रह गए, दाने रह गए, तो इससे क्या पता चलेगा कि वो क्या खाते थे, कैसा जीवन व्यतीत करते थे, कैसा रहन सहन था। ये सब हमें उसी से पता चलता है। तभी तो
हमारे पास सारी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं है। अभी भी अगर ढूंढा जाए तो बहुत सी चीज़ें जानकारियाँ मिलेंगी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हमें पता चली, पूरी तरह अभी भी हमें नहीं पता है। अगर हम और भी इसका क्या खुदाई शुरू करवाएं तो हमें और भी जानकारी मिलेगी, है ना। अब आगे पढ़ना है इसी चैप्टर में हमें तिथि का मतलब। देखिए तिथि कितनी महत्वपूर्ण है, ये हमें इतिहास बताती है। मान लीजिए आपका जन्म इस समय में हुआ है और आपकी तिथि बदल जाए, बहुत कुछ बदल जाएगा, है ना। किसी भी एक समय की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी ईसा पूर्व चल रहा है या फिर अभी ईसवी चल रहा है, एडी चल रहा है। उससे पहले की अगर बात करेंगे तो ईसा पूर्व की अगर किसी डेट में हम आपस में अगर बदल दें तो देखिए बहुत कुछ बदल जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र का जो समय रहा है, जैसे कि 2500 से 1750 के आसपास का क्षेत्र, उस समय का जो जीवन काल था, अगर उसको हम ईसा पूर्व हटा करके ईसवी कर दें तो आप देखेंगे बहुत कुछ बदल जाएगा, पूरा इतिहास ही बदल जाएगा। तो इतिहास में तिथि का बहुत महत्व है। जैसे कि कोई साक्ष्य मिला है, वो कब का है, किस तिथि का है, इससे हमें पता चलता है कि उनका रहन सहन कैसा था। यही जानकारी हमें इतिहास से मिल रही है। तो इसका मतलब क्या, इसका महत्व क्या है, यही इतिहास हमें एनसीईआरटी से हमें इन सब चीज़ों की हेल्प मिलती है कि अगर आप इतिहास पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो जो आपका बेस है वो मजबूत होता है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओ, ठीक है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक से हमें 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से तिथियों का उल्लेख करना है। चलिए मैं समझाती हूँ आगे। जैसे जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसाई धर्म में उनके जो प्रभु हैं उनकी बात की जा रही है, तो जब उनका जन्म हुआ, मान लो इस पॉइंट पे उनका एक जन्म होता है, उसको हमने 0 मान लिया, ठीक है। इससे जब पहले के समय में जाएंगे, ठीक है, इससे पहले आगे बढ़ेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। और इधर जब बढ़ेंगे 1 2 3 4, इसको हम बोलेंगे क्या, ईसवी। 2 फर्क है। मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे जब हम पहले के समय में जाएंगे तो उसको ईसा पूर्व बोलेंगे, और उसके बाद का समय जब आएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ईसवी बोलेंगे। इंग्लिश में हम ईसा पूर्व के लिए BC या फिर BCE यूज़ करते हैं। और अगर अभी की बात करें, ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करें तो उसको AD एनो डोमिनी या फिर ACE बोलते हैं, ठीक है। अब ये है क्या, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं इसे। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व। BC का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईसवी लिखा मिलता है, तो AD का मतलब क्या है, एनो डोमिनी, ईसवी, है ना। इसका मतलब क्या होगा, ईसा मसीह जन्म के वर्ष से है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एनो डोमिनी से। तो उसके बाद का जो समय जितना भी आता जाएगा वो AD में लिखेंगे या फिर ईसवी से नोट करेंगे। बहुत जगह CE भी लिखा होता है। देखिए कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE लिखा होता है। CE का मतलब कॉमन एरा तथा BC का मतलब बिफोर कॉमन एरा। हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले का है। देखो अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इतिहास के बारे में हमें जानकारी किससे किससे मिलती है। अभिलेख होंगे, पांडुलिपि होंगे, या फिर कठोर सतह पे जो अभिलेख उत्कीर्ण कराए जा रहे हैं उन्हीं की जानकारी दे रही हूँ। यहाँ पर कैसी वस्तुएं वो लोग यूज़ करते थे। इसी तरह से हमें देखिए एक अफ्रीकी देश जो मिस्र है, वहाँ की लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। 5000 पूर्व जो वर्ष पूर्व वहाँ के राजा रानी रहते थे, कुछ इस तरह की लिपि का प्रयोग करते थे। अब इस लिपि में हम लोग कुछ जानवरों की या फिर कुछ पक्षियों के चित्र तो देख रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। कुछ चीज़ें समझी भी गई हैं और कुछ नहीं समझ में आती हैं। तो वहाँ के लोग क्या एक निश्चित चित्र का प्रयोग करते थे। अब हम लोग तो नहीं समझ पा रहे, लेकिन उस समय चित्र बहुत लंबे समय तक
यूज़ किए गए होंगे, इसीलिए वो लोग इस लिपि को समझते थे। इतिहासकार अभी नहीं समझ पा रहे, पुरातत्वविद नहीं समझ पा रहे हैं, एक लंबा समय लगता है क्योंकि हम लोग इस तरह की लिपि से परिचित नहीं हैं। तो आज हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा इतिहास का, उसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथि दी गई हैं, जैसे कि पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट दिया गया है, देख लीजिए। कृषि का आरंभ कब हुआ? लगभग 8000 वर्ष पूर्व। अभी हम लोग पिछली बार पढ़ चुके हैं। कमेंट करके सभी लोग बताइए कि 8000 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ और सबसे पहले कौन सा अनाज उगाया गया। ठीक है। दूसरा क्या है? सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हमें देखने को मिलते हैं। ये कैसे थे? नगरीय शहर थे, है ना। फिर गंगा घाटी के नगर मगध, जो सबसे बड़ा राज्य था, वो कब मिलता है? 2500 वर्ष पूर्व। उसके बाद वर्तमान किसे? 2000 लगभग वर्ष पूर्व वर्तमान की बात की जा रही है, जो कि एनो डोमिनी या फिर जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। देखिए, ये एक प्रश्न दिया गया है एनसीईआरटी में, अभी मैंने पढ़ाया आप लोग को। आपको सुमेल करना है, सुमेलित करना है इसको। नर्मदा घाटी लिख दी गई है, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ और गंगा घाटी है। ठीक है। अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे सबसे पहले, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि कौन सी घाटी पे सबसे पहले लोग कहाँ कहाँ से रहना स्टार्ट किए, उसके बारे में है। तो ये आपको सही मिलान करना है। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। अगली क्लास में मैं इसका सही उत्तर बताऊंगी और सब लोग आप अपने आंसर को मैच करेंगे। दूसरा प्रश्न है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में प्रमुख अंतर बताइए। ये भी अंतर आप लिख के रखेंगे। कुछ प्रश्न यहाँ पर और दिए गए हैं, इनको आपको लिखना नहीं है, आप इनको एक बार पढ़ लीजिए और इसी बुक से आप अपने आप उनके उत्तर सोचिए क्या हो सकते हैं। ठीक है। प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खासकर आप इन 2 प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले क्लास में हम सबसे पहले इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ाई करेंगे, है ना। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। बहुत अच्छे से मैंने एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश की है। साथ में आप लोग नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज़ कीजिए बार बार और इन्हीं से अपने प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको इन्हीं प्रश्नों का उत्तर इन्हीं अपने शॉर्ट नोट्स से मिलेगा। ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, आई नो आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। बहुत से क्वेश्चंस मैं पढ़ाते वक्त बोल देती हूँ कि जिसका आप लोग आंसर दीजिए। वो इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग जब सर्च करेंगे, कुछ चीज़ें पता करने की कोशिश करेंगे, तो उसके साथ साथ और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जिससे कि आपको और भी जानकारी मिलेगी। और एक बार जब खुद से पढ़ लेंगे, वो कभी नहीं भूलेगा। साथ में प्रश्नों को भी सॉल्व कीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो और लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।